नमस्कार। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत बेहतर हैं, स्वस्थ हैं, जबरदस्त हैं और जिंदाबाद। पहले मैं आप एक चीज क्लियर कर दूं सर, टाइम चेंज होने की वजह। देखिए, टाइम चेंज होने की वजह है कि आप सभी को पता है कि थोड़ा घर पर मेडिकल इमरजेंसी है। तो मुझे जैसे ही समय मिल रहा है वैसे ही समय मिलते ही मैं आपके लिए क्लास के लिए हाजिर हो जा रहा हूँ, है ना। तो समय मिलता है मैं तुरंत आ जाऊँ, एक दो दिन एडजस्ट कर लीजिए। आई थिंक कल मैं यहाँ से घर के लिए दिल्ली के लिए निकलूंगा, तब आपकी क्लास वही एज पर जो शेड्यूल होती है उसी तरीके से आपकी क्लासेस होंगी, उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कोई डाउट किसी बच्चे को इस प्रकार का नहीं है। और चलिए साहब, हम लोग हमारे ग्रहों के बारे में चर्चा कर रहे हैं आज। मैंने बेसिक सारी बातें बता दी थी। हमारे ग्रह, हमारे ग्रह, आवर प्लैनेट्स। मैंने एक क्लास में आपको सारी कहानी ये समझाती थी ग्रहों का क्रम क्या है, और उसी क्रम में आज हमारा पहला ग्रह बुध है। कौन सा? द फर्स्ट प्लैनेट इज मरकरी। पहला ग्रह है मरकरी। टेंशन मत लीजिए, मैं आपको सारी बातें डायग्रामिकली समझाऊंगा। केपलर का नियम आपको याद होगा, मैंने कल केपलर के नियम से जो क्लास को खत्म किया था, दैट इज सन। सन के पास ये ग्रह है, कौन सा? जिसका नाम है मरकरी। ये रहा मरकरी, दैट इज सन, और इस ग्रह का नाम है मरकरी। ऑब्वियस बात है, केपलर के नियम को फॉलो करते हैं तो एलिप्टिकल ऑर्बिट में ये घूमता है। ये सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह। देख लीजिए, यह सूर्य के सबसे नजदीक है। सूर्य के सबसे नजदीक, सबसे नजदीक है, द क्लोजेस्ट प्लैनेट ऑफ सन, सॉरी टू सन। क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन है, सूर्य के ये सबसे नजदीक ग्रह है। एक तो इस बात को याद रखिए। दूसरा, सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है ये, सबसे छोटा ग्रह है, द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। स्मॉलेस्ट प्लैनेट, सबसे छोटा ग्रह भी यही है। एक बात जो बहुत अच्छे से याद रखनी है वो ये है, केपलर साहब ने कहा था कि जो ग्रह नजदीक रहेगा वो ज्यादा तेजी से घूमेगा, है ना। जो ग्रह क्या रहेगा, केपलर का नियम मैंने बताया था कल आपको, है ना। अगर नहीं है तो मैं साइड में लिख देता हूं, इसको देखिएगा थोड़ा सा। केपलर्स लॉ ने साफ कर दिया था कि जो ग्रह नजदीक है वो सबसे तेज घूमेगा। नजदीक ग्रह जितना होगा वो सबसे तेज घूमेगा, सबसे तेज। तो सबसे तेज घूमेगा, इसी को मैंने परिक्रमा कहा था। क्या कहा था? इसी को मैंने परिक्रमा कहा था, जिसे मैंने कहा था रेवोल्यूशन, है ना। और एक कोई भी ग्रह, यहां ध्यान रखिए, हम लोग बोलते हैं एक साल। एक साल क्या होता है? एक साल की क्या परिभाषा है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वन ईयर? एक साल की परिभाषा यह होती है सरकार कि जब कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ एक चक्र पूरा कर लेता है। ओहो सर, ये तो फिर रेवोल्यूशन हो गया। मैंने कहा हाँ, ये तो रेवोल्यूशन है। ओके ओके, यानी कि एक रेवोल्यूशन करने में लगा समय गोपाल क्या कहलाएगा? कि सर एक रेवोल्यूशन में लगने वाला समय ही कहलाता है एक साल। बिल्कुल सही बात है। तो ये 88 दिनों में, 88 दिनों में, 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है ना। इसका जो रेवोल्यूशन पीरियड है, इसका जो रेवोल्यूशन पीरियड है, देखिए चूंकि सबसे नजदीक है ना तो इस तरीके से घूम जाएगा पूरा, इस तरीके से। तो इसका जो रेवोल्यूशन पीरियड है, इसका जो रेवोल्यूशन पीरियड है, रेवोल्यूशन पीरियड 88 डेज है। अब मुझे कमेंट करके बताइए, अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि जो बुध है, जो मरकरी है, मरकरी पर एक साल कितने दिन का होता है? कुमार, सच्चिदानंद, गोपाल सिंह, सभी लोग कमेंट करके बताइए, मैं जो पूछ रहा हूं बेटा, कि बुध पर
मरकरी पर एक साल कितने दिन का होता है? मरकरी पर एक साल कितने दिन का होता है? मरकरी पर एक साल कितने दिन का है? जल्दी कमेंट करके बताओ। मैं अब उत्तर भी दिया करो यार, एंजॉय कीजिए पढ़ने का। ऐसे थोड़ी है कि मतलब वन साइडेड चलता रहेगा, है ना। कितने का होता है कमेंट करो। तो ऑब्वियस बात है यहां पर 1 ईयर 88 डेज का होगा। यहां पर 1 ईयर 88 डेज का होगा। 1 ईयर इज इक्वल्स टू 88 डेज, 88 दिनों का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, एक साल यहां पर 88 दिन का हो जाएगा। 1 ईयर इज इक्वल्स टू 88 डेज। अच्छा देखिए साहब, ये चूंकि सूर्य के सबसे नजदीक है, ये सूर्य के सबसे नजदीक है, तो यहां पर गर्मी बहुत ज्यादा है। यहीं से एक चीज समझ में आती है, देखिए यह ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। क्या है साहब? यह ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। यह ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है, सबसे नजदीक है। देखिए बिल्कुल ध्यान से समझना है। और जब सबसे नजदीक है तो बहुत गर्म है, ठीक है, बहुत गर्म है। नजदीक है तो ऑब्वियस बात है बहुत गर्म है। और जब बहुत गर्म होगा तो यहां पर गैसें नहीं रहेंगी, यहां पर गैसें नहीं मिलती। क्या नहीं मिलती हैं? यहां पर गैसेस नहीं मिलती, यहां पर गैस नहीं है, यहां पर गैस नहीं है। और जब गैस नहीं है तो यहां पर वायुमंडल नहीं है। क्या नहीं है? यहां पर वायुमंडल नहीं है। अब इसको इंग्लिश में लिख लीजिए। देयर इज नो एटमोस्फेयर, देयर इज नो एटमोस्फेयर, देयर इज नो एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर ऑन मरकरी, देयर इज नो एटमोस्फेयर ऑन मरकरी। मरकरी पर कोई भी एटमोस्फेयर नहीं है। अब देखो बाबू बात क्या है, ध्यान से समझिए। जब वायुमंडल होता है, जब एटमॉस्फेयर होता है, तो सूर्य की ना तो सारी किरणें आ पाती हैं और ना ही सारी किरणें जा पाती हैं। सर दोबारा बताइए। हाँ, जब गैसेस होती हैं तो गैस होने के केस में क्या होता है कि ना तो सारी किरणें आ पाती सूर्य की, क्योंकि गैस है ना बीच में, और ना ही फिर सारी किरणें वापस जा पाती हैं। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि बहुत गर्म नहीं, दिन में बहुत गर्म नहीं, दिन में रात को बहुत ठंडा नहीं, मैंने की हाँ यही बात है। और सर अगर हम मान लें कि सारी की सारी किरणें आ जाएं और सारी की सारी किरणें चली जाएं, तो मैं कहूंगा कि यार बताओ ये क्या है बाबू। मैं कहूंगा कि दयानंद जी ये है कि अगर सारी किरणें आ गई तो दिन में बहुत गर्म और सारी किरणें चली जाएं तो भैया रात में बहुत ठंडा। तो गुरुजी तो वो रहने वाली स्थिति नहीं रह जाएगी। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, आदमी रह ही नहीं सकता ऐसी स्थिति में। तो क्या होता है, अगर चूंकि एटमॉस्फेयर नहीं है तो यहां पर डेली टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा है। डेली टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। डेली टेम्परेचर डिफरेंस इज मैक्सिमम। डेली टेम्परेचर डिफरेंस इज मैक्सिमम। मैक्सिमम है ना। दैनिक तापांतर बहुत ज्यादा है, यहां पर दैनिक तापांतर बहुत ज्यादा होता है। मेरा एक सवाल है आप सभी लोगों से, सभी बच्चे उत्तर देंगे इसका, है ना, कि ये बताइए कि मैक्स मरकरी पर जिंदगी क्यों संभव नहीं है। देखिए क्योंकि दैनिक तापांतर बहुत ज्यादा होता है, दैनिक तापांतर डेली टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए याद रखिएगा, नो पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ, नो पॉसिबिलिटीज
नो पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ, नो पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ, जीवन की संभावना बहुत कम है, जीवन की संभावना नहीं है, कम तो क्या ही है ही नहीं, जीवन की संभावना यहां पर नहीं है। समझ गए? अब मुझे उत्तर देकर बताइए, अगर मैं आपसे ये पूछूं, है ना, टेम्परेचर के वजह से क्या मरकरी पर लाइफ पॉसिबल है? देयर आर सम पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ ऑन मरकरी, कैन यू कमेंट? आप मुझे आंसर दे सकते हैं इस चीज का? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस होगी ही नहीं, क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है। तो सॉरी, बहुत तेजी से खांसी हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, जा नहीं रही है खांसी। तो ऑब्वियस बात है कि यहां पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा कम हो जाती हैं, बिकॉज देयर इज नॉट ऑक्सीजन। बेटा सुरेंद्र, नॉट ऑक्सीजन, देखिए आप ये क्यों समझते हैं कि ऑक्सीजन से ही लोग जिंदा रह सकते हैं? हो सकता है कहीं पर लोग नाइट्रोजन से जिंदा रहते हो तो नीले मिले, जादू, नीला था वो, हो सकता है लोग नाइट्रोजन से जिंदा रह जाए, लेकिन ऑब्वियस बात है वायुमंडल होना चाहिए, वायुमंडल होना चाहिए इसी वजह से। ठीक है, चलिए, एक बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इस एग्जाम के लिए उस एग्जाम के लिए, तो मैं प्यारे साथियों मैं आपको एक बात बता दूं, हमने आपको पहले बताया कि हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, कंपटीशन का नाम आप खुद रख लीजिए, है ना, हम पढ़ा रहे हैं आपको ज्योग्राफी, आप कंपटीशन का नाम खुद रखो, ठीक है, कोई पेपर देखा हो हम पे क्या ही फर्क पड़ता है ना, हम तो आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, सब चीज पढ़ा रहे हैं, है ना। व्हाट इज एलियन, बताऊंगा कभी एलियंस के बारे में भी, ठीक है। और इसकी कोई भी सैटेलाइट नहीं है, इसकी ये भी याद रखना कि मरकरी हैज नो सैटेलाइट, मरकरी हैज नो सैटेलाइट, मरकरी हैज नो सैटेलाइट, मरकरी का कोई उपग्रह नहीं है, बुध का कोई उपग्रह नहीं है, बुध का कोई उपग्रह नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये वाली बात आपको समझ में आ गई है कि भाई मरकरी का कोई भी उपग्रह नहीं होता है। इस पर ऐसा आलम है कि दिन इसके बहुत गर्म और रात इस पर बर्फीली हो जाती है। दिन बहुत गर्म हो जाता है, रात हो जाती है बर्फीली, ठीक है। आई होप ये आप समझ गए हैं, ठीक है। चलो गब्बर सिंह कैसे हैं आप, बड़ा खतरनाक आपका नाम है। दूसरा ग्रह देखिए, द सेकंड प्लेनेट, दूसरा ग्रह है हमारा शुक्र। कौन सा है बेटा, डालिए शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह, वीनस, 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 शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह। देखिए यह सूर्य से दूसरा ग्रह है, यह सूर्य से दूसरा ग्रह है, यह सूर्य से दूसरा ग्रह है, दैट इज द सेकंड प्लेनेट, सेकंड प्लेनेट फ्रॉम सन, ये सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह है, ठीक है। अगर आकार में देखा जाए, आकार में, आकार में ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, आकार में यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो सर अगर तीसरा सबसे बड़ा ग्रह ये हुआ
तो क्या आप हमें यह बता सकते हो कि फिर 1 2 3 पे कौन से हैं भैया? क्यों जी? फिर तो ये हो रहा सर तीसरा सबसे बड़ा, तो पहले दो कौन से हैं? देखिए सबसे छोटा बुध है, बुध, उसके बाद मंगल, और फिर आता है शुक्र। ये 3 क्रम याद रखना आकार में। दैट इज मरकरी, मरकरी दैट इज मार्स, और एक हो गया आपका वीनस। हे प्रभु आनंददाता, आज शादी नहीं है। रोज शादी थोड़ी होती है। जुपिटर सबसे बड़ा है, रोज थोड़ी शादी होती है। क्या कह रहे हो, आज बड़ी शांति दिख रही है पीछे सर, लगता है आज शादी नहीं है? हाँ आज शादी नहीं है। चलिए, तो तीसरा सबसे बड़ा ग्रह हुआ यहां पर इस तरीके से, ये यहां से देखिए प्यार व सुंदरता की देवी है ये, दैट इज वीनस, दैट इज वीनस, वीनस। अब आगे देखिए, थर्ड लार्जेस्ट इन द साइज, थर्ड लार्जेस्ट इन द साइज, है ना? साइज में कैसा है? इट इज द थर्ड लार्जेस्ट वन प्लेनेट, ये थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट है, थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट है। ठीक है, आगे देखिए साहब, देखिए यह पृथ्वी जैसा दिखता है, पृथ्वी जैसा दिखता है। इट लुक्स लाइक अर्थ, इट लुक्स लाइक अर्थ, इट लुक्स लाइक अर्थ। ये चूंकि पृथ्वी जैसा दिखता है तो इसे प्लेनेट लाइक अर्थ, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हमारी मौसी। हाँ सही बात है, मौसी। ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ भी इसे कहते हैं। इसे प्यार व सुंदरता की देवी कहा जाता है। इसे प्यार व सुंदरता की देवी कहते हैं। गॉडेस ऑफ लव एंड अफेक्शन। यहां पर एक टेक्निकल चीज आ रही है, जरा देखिएगा। प्यार व सुंदरता की देवी इसको क्यों कहा जाता है? अरे काहे परेशान कर रहे हो बाबू? ठीक है, प्यार व सुंदरता की देवी इसे क्यों कहते हैं? देखिए ये कौन सा ग्रह बना? प्यार व सुंदरता की देवी। ठीक, बढ़ते क्रम में लिख लेना इसको, बढ़ते क्रम में। किस में लिखना? बढ़ते क्रम में। अगर पजल हो जा रहे हो तो वो असेंडिंग ऑर्डर्स जो है, डिसेंडिंग नहीं। चलिए, इसे प्यार व सुंदरता की देवी कहते हैं क्यों? प्यार व सुंदरता की देवी, इसे प्यार व सुंदरता की देवी कहा जाता है, जिसका कारण है इसका सबसे ज्यादा चमकीला होना। प्यार व सुंदरता की देवी, सबसे ज्यादा चमकीला होना। यह सर्वाधिक चमकीला ग्रह है।
सर्वाधिक चमकीला ग्रह। द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी इसे कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राइटेस्ट प्लैनेट। सर जी आपके टी शर्ट के पीछे क्या लिखा हुआ है? हमारी टी शर्ट के पीछे लिखा हुआ है वो जो पढ़ने के लिए, जो पढ़ना चाहिए आदमी को। क्या लिखा है देख लेते हैं हम भी एक बार। आई थिंक एसेंशियल लिखा हुआ है ना। चमकीली मौसी सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है। अच्छा चूंकि सबसे ज्यादा चमकीला है तो आप, मैं एक चीज बता दूं, जो ग्रहों की चमक होती है, ग्रहों की जो भी चमक होती है, ग्रहों की चमक, ब्राइटनेस ऑफ द प्लैनेट, ब्राइटनेस ऑफ द प्लैनेट, ब्राइटनेस ऑफ द प्लैनेट। देखिए ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, ब्राइटनेस ऑफ द प्लैनेट। हाउ कैन यू डिसाइड एंड हाउ विल यू मेजर? आप कैसे तो डिसाइड करोगे और कैसे उसे मेजर करोगे? क्यों जी क्लास में प्रॉब्लम हो रही है? सर क्या प्रॉब्लम हो रही है बताइए? ये सोलर सिस्टम चल रहा है, भगवान से डरना जरूरी है, ये लिखा है। हाँ भगवान से डरना जरूरी है। सर आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो। अच्छा ऐसी बात है क्या? नहाना जुल्म हो गया है। ग्रह की चमक, द ब्राइटनेस ऑफ प्लैनेट कैसे होती है? देखिए यह प्रकाश के परावर्तन पर निर्भर करती है। प्रकाश के परावर्तन पर निर्भर, परावर्तन पर निर्भर करती है। डिपेंड्स अपॉन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अपॉन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आइए मैं बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, कई बार पेपर में पूछा हुआ है। एक मिनट के लिए हम ये मान लेते हैं, एक मिनट के लिए हम ये मान लेते हैं कि ये एक ग्रह है कोई। ए मक्खन उड़ जा बाबू। हम एक मिनट के लिए ये मान लेते हैं कि ये कोई ग्रह है बेटा, बहुत ध्यान से समझना। और इस पर आ रही है रेडिएशन इस तरीके से, जिनकी काउंट हम 100 मान लेते हैं, और रिफ्लेक्शन होकर इससे जा रही है 60। यही जो रिफ्लेक्शन, जो परावर्तन होके जाएगा, जो परावर्तन होके जाएगा, तो ऑब्वियस बात है यही चमक पैदा करेगा। जो परावर्तन होके जा रहा है ना, यही चमक पैदा करता है। अच्छा तो कैसे होता है? इसकी यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट ऑफ द ब्राइटनेस ऑफ द प्लैनेट, यूनिट है इसकी एल्बिडो। कितने बच्चों ने एल्बिडो शब्द का नाम सुना है? एल्बिडो क्या होती है? ओ वाओ, क्या होती है? एल्बिडो होती है। क्या होती है? एल्बिडो। अब एल्बिडो कैसे निकाला जाता है? हाउ कैन यू फाइंड आउट द एल्बिडो? आप एल्बिडो किसी भी वस्तु का कैसे निकालेंगे? तो सही बात है, पता करना चाहिए। भाई साहब एल्बिडो निकलता है प्रकाश का परावर्तित किरणों बटे में आपतन किरणें। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रेज डिवाइड बाय इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रेज का जो रेशो है, मतलब परावर्तित किरणें बटे में आपतित किरणें, बटे में आपतित किरणें। भाई बड़ा पागल आदमी है ये मच्छर, हमारे बच्चों को डिस्टर्ब कर रहा है। आपतित किरणें, आइए ये कैसे निकालते हैं
ये एल्बिडो से निकालते हैं, प्रोपोर्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट एंड द रेडिएशन दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस, टिपिकल दैट ऑफ, हाँ इतना टिपिकल भी नहीं है जितना आपने बता दिया पर हम इसको आसान बना देंगे। इसको आप ऐसे समझिए, देयर आर टू बॉडीज, द बॉडी दैट इज ए एंड द बॉडी दैट इज बी। दो बॉडीज हमारे पास है, एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, दैट इज बॉडी ए, दैट इज बॉडी बी। इस पर आपतित किरणें कितनी है? 100 मान लीजिए, और इस पर रिफ्लेक्टेड हो कितना हो गया? 100, है ना, आपतित। और ये क्या हो गई? इस पर परावर्तित, आपतित और परावर्तित। आगे देखिए, यहीं पर मान लीजिए एक बॉडी बी है जिस पर 100 रेज आई हैं और जिस पर इससे चली गई हैं 80 रेज टकराकर वापस। तो इसका एल्बिडो कितना होगा? अगर हम इसका एल्बिडो फाइंड आउट करें तो इसका जो एल्बिडो निकल कर आएगा, इनका अनुपात ही तो है 60/100, दैट इज 0.6। इसका आएगा 80/100, दैट इज 0.8। अब मुझे बताओ वस्तु ए चमकीली होगी कि वस्तु बी चमकीली होगी? कमेंट कीजिए। वस्तु ए चमकीली होगी कि वस्तु बी चमकीली होगी? कमेंट करके बताइए। कौन सी वस्तु चमकीली होगी, वस्तु ए और वस्तु बी? उत्तर आप दोगे नहीं, ऐसे कमेंट करते रहोगे, उत्तर नहीं देते। धर्मेंद्र प्रसाद जी, आप कमेंट देख रहे हैं। एक कह रहे हैं सर ए चमकीली होगी, बी 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 ए। शांति गुड़िया बेटा, ए कैसे हो जाएगा? ए का एल्बिडो कम नहीं है, बी चमकीली होगी। तो याद रखना, मोर विल बी द एल्बिडो, मोर विल बी द एल्बिडो। एल्बिडो का मान जितना ज्यादा होगा, एल्बिडो का मान जितना ज्यादा होगा, वस्तु उतनी चमकीली होगी, वस्तु उतनी चमकीली हो जाएगी। तो ऑब्वियस बात है, अगर हमारे सभी ग्रहों में कौन सी वस्तु ज्यादा चमकीली है, तो इसका अगर अंदाजा लगाया जाए तो उसका हम एल्बिडो से पता लगाएंगे। किससे पता लगाएंगे? उसका पता हम एल्बिडो से लगाएंगे। और एल्बिडो किसका ज्यादा है? तो ऑब्वियस बात है एल्बिडो बी का ज्यादा है। वैसे ही हमारे सौरमंडल में सबसे ज्यादा एल्बिडो, ये याद रखना, इस पॉइंट को भी यहां लिख लीजिए अपनी कॉपी पर, हमारे सौरमंडल में सबसे ज्यादा एल्बिडो शुक्र का है। हमारे सौरमंडल में सबसे ज्यादा एल्बिडो शुक्र का है। किसका है? सबसे ज्यादा एल्बिडो शुक्र का है। हमारे सौरमंडल में सबसे ज्यादा एल्बिडो बीडू नहीं, एल्बिडो शुक्र का है, इसीलिए शुक्र सबसे ज्यादा चमकीला है। तो कितना है एल्बिडो? 0.6 एल्बिडो है शुक्र का। आई होप एल्बिडो का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। गब्बर सिंह जी, है ना, फहद जी, सुशील जी, गौरी बेटा, समझ में आ गया? सबसे ज्यादा एल्बिडो किसका है? शुक्र ग्रह का है एल्बिडो। सबसे ज्यादा एल्बिडो शुक्र ग्रह का नजर आता है ना। सर खाना बनाना है, अच्छा, पूरी ही तपस्या कर रहे हो। चलिए आगे देखिए, शुक्र ग्रह को प्रेशर कुकर जैसा ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र को प्रेशर कुकर की
दशा वाला ग्रह भी कहते हैं। प्रेशर कुकर की दशा वाला ग्रह। वीनस इज आल्सो नोन एज प्रेशर कुकर लाइक प्लेनेट। प्रेशर कुकर लाइक प्लेनेट, जिसके पीछे की वजह है, इसके पीछे की वजह है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, है ना, द प्रेजेंस ऑफ इन ट्रेमेंडियस अमाउंट। प्रेजेंस ऑफ CO2 in huge amount, है ना। शुक्र जो है, आप क्लासेस बहुत आपके, थैंक यू जी। एल्बिडो वाला सर फिर से विकास, एल्बिडो सीधा ऐसे समझ, जितनी किरणें आई उसका अनुपात निकालो, कितनी उल्टी लौट के चली गई, बस उसका अनुपात निकाल लो आप, उसी से काम हो जाएगा आपका, वही रेशो होता है वो। हम क्यों निकालते हैं? एल्बिडो चमक निकालने का तरीका है, किसी भी ग्रह की चमक निकालने का तरीका एल्बिडो ही होता है, ठीक है। चलिए साहब आगे देखिए, शुक्र ग्रह को सांझ व भोर का तारा भी कहते हैं। शुक्र ग्रह को सांझ व भोर का तारा भी कहते हैं। सांझ व भोर का तारा भी कहते हैं, भोर का तारा भी कहते हैं। वीनस is also known as morning and evening star। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। बोलिए, मेरा जवाब दीजिए। हेलो सर, मैंने न्यू कोर्स ज्वाइन किया है, 3 दिन हो गए हैं। आज मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स का कोई लगा क्या? समझे नहीं हम। हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस ही है, तभी तो चमक रहा है, तभी तो प्यार व सुंदरता की देवी है। जो चीज नहीं चमकेगी उसे प्यार व सुंदरता की देवी कैसे कहोगे? क्यों भैया, है ना। एक लास्ट पॉइंट और रहता है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। इट हैज नो सैटेलाइट, इट हैज नो सैटेलाइट। अच्छा, एक चीज और याद रखिए, जो ग्रह घूमते हैं, ग्रहों का जो घूमने का क्रम है, ग्रह इस तरीके से रोटेट होते हैं, ऐसे, है ना। कैसे घूमते हैं? ग्रह इस तरीके से घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं ग्रह। जनरली रेवोल्यूशन ऑफ planets is equals to एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है बेटा? वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। बट हमारे शुक्र भैया को कुछ नया शौक है। हमारी जो मौसी है, हमारी मौसी सूर्य के चारों तरफ क्लॉकवाइज घूमती है। यह ग्रह शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत, शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत
के विपरीत सूर्य के चारों तरफ, विपरीत सूर्य के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। किसमें घूमता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, कैसे घूमता है? क्लॉकवाइज, हाँ, अपोजिट हो जाता है। थोड़ी सी कैजुअल है मौसी जी, है। इसका कोई चंद्रमा नहीं है, ये याद रखिएगा। और अगर आपसे ये पूछ ले कि भैया इसके चारों तरफ, एक चीज और याद रखिएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड के बादल भी बनते हैं। इसके चारों तरफ आपको ये प्रश्न आया हुआ है, मेरा भी देख के याद आया। इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ सल्फर डाइऑक्साइड के बादल बनते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के बादल बनते हैं। क्या बन जाते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड के बादल। द क्लाउड्स ऑफ SO2, सल्फर डाइऑक्साइड के बादल बन जाते हैं। बहुत शानदार, अति उत्तम। ठीक है, आई थिंक आपकी अब शायद कोई क्लास है 6:30 से, तो मुझे थोड़ा सेशन यहीं पर रोकना पड़ेगा। कल मैं आपको बाकी के ग्रह पढ़ाऊंगा, फिर मिलते हैं आपसे। ठीक है, पूरी कोशिश है कि स्टैटिक जीके मैं आज आपको पढ़ाऊं। लेट्स सी व्हाट हैपन्स, क्या होता है देखते हैं। अभी मैं आपको कोशिश करूंगा स्टैटिक जीके पढ़ाऊंगा आप लोगों को। वेरी गुड इवनिंग टू यू।